तो देखिए, आज हम लोग जैसे कि मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत लेक्चर में मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। और सिविल सेवा परीक्षा के लिए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए एज वेल एज मेन एग्जामिनेशन के लिए टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, एवरग्रीन टॉपिक है। इसकी अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इसमें जो आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैंने आपको जैसे कि बताया है कि आपको बताया था कि सिविल डिसोबीडियंस क्यों शुरू हुआ, क्या उसका कारण है, राइट। गांधी जी ने क्यों उसको स्टार्ट किया, क्या मतलब था उसका। फिर उसके बाद मैंने आपको कराची सेशन के बारे में कल मैंने आपको पढ़ाया था, कराची सेशन के बारे में, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में मैंने आपको कल बताया था। तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि साइमन कमीशन जो आया था, साइमन कमीशन भारत के लिए एक कानून बनाने की बात कर रहा था कि भारत का लॉ कैसा होगा, कानून कैसा होगा। और उस पर जो भारत की पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको ऐतराज था, उनको ऑब्जेक्शन था उस पर, और सभी लोग एग्री नहीं हो पा रहे थे। इसी सिचुएशन में जो है, इसी को ध्यान में रखते हुए फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया, जो कि लंदन में हुआ था, जैसे कि आप लोगों को मालूम है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए हुआ क्योंकि गांधी और इरविन के बीच में इसी बात को लेकर, इसी कंडीशन को लेकर जो है एक समझौता हुआ। समझौते में के पॉइंट्स जितने भी थे मैं आपको कल एक्सप्लेन कर चुका हूं। बट मेन मुद्दा ये था कि किसी भी तरीके से कांग्रेस को पार्टिसिपेट करना चाहिए और सिविल डिसोबीडियंस का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है वो रुक जाए। और उसको रोकने को लेके, राइट, आप तो एक तो आप सिविल डिसोबीडियंस को रोक दें और साथ में कांग्रेस को पार्टिसिपेट करना है। तो जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो फिर गांधी जी वहां गए कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन चूंकि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे वहां पे, उन सब लोगों ने जो है, कह सकते हैं कि उनके बीच में कम्युनल, स्पेशली अम्बेडकर साहब जो थे वो दलित लोगों को सेपरेट, जो इलेक्टोरेट सिस्टम है उसकी बात कर रहे थे, सेपरेट। तो इस मुद्दे को लेके जो है कम्युनल इश्यूज पर ये मीटिंग फेल हो गई, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जैसे कि गांधी जी वापस लौट के आए लंदन से, और उन्होंने, जैसा कि मैंने बताया कि कल उन्होंने जो है, गांधी जी ने अपना स्टेटमेंट दिया था उसी समय, लौटते समय, तो मैंने आपको कल लिखा चुका हूं। तो उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें गांधी जी ने या कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये बैकग्राउंड है जो कल के लेक्चर का था, जो कि मैंने रिकैप किया है। आज जो आपका टॉपिक है वो कम्युनल अवार्ड है। आप लिख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं लिखना। कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट, कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट 1932। तो देखिए, इसकी सिचुएशन ऐसी है, उसकी सिचुएशन ऐसी है। देखिए, अभी भी बच्चे, क्योंकि मैंने कल बोला था कि मैं उसके बाद अलाउ नहीं करूंगा, राइट, तो रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए। तो मैं कम्युनल अवार्ड की बात करूंगा और पूना पैक्ट की बात करूंगा। तो उसी में आप देखेंगे कि जिस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो उसके बाद फिर जो आप देखेंगे कि जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो कम्युनल इश्यूज पर, राइट, क्योंकि अंबेडकर साहब दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम चाह रहे थे, जो कि पॉलिटिकल पार्टी जिसके लिए एग्री नहीं थे, तो इसलिए वो सक्सेस नहीं हुआ। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, समझिए आप, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, इस समस्या का निराकरण करने के लिए, सॉल्यूशन लाने के लिए प्रधानमंत्री थे वो, उनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। उन प्रधानमंत्री का नाम है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड, RAMSAY सॉरी है, रैमजे मैकडोनाल्ड। ऑथराइज्ड, उनको ये ऑथराइज किया गया टू फाइंड अ सॉल्यूशन, कि भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो अभी सक्सेस नहीं हुई है, तो फिर अब क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। तो इसी के लिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को जो है अपॉइंट किया गया।
तो वो साहब जो थे, उन साहब ने एक नया ही तरीका निकाला, ठीक है, उन साहब ने एक नया तरीका निकाला जिसको हम कम्युनल अवार्ड कहते हैं, जिसको हम कम्युनल अवार्ड कहते हैं। कम्युनल अवार्ड की जो डेट है वो 16 अगस्त 1932 है। जो कम्युनल अवार्ड आया है वो 16 अगस्त 1932 को आया है, 16 अगस्त 1932 को। इसमें अगर आप देखेंगे तो पहले से भारत में जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक का मतलब होता है माइनॉरिटी, माइनॉरिटी की कैटेगरी में कौन कौन थे? तो माइनॉरिटी की कैटेगरी में आप देखेंगे तो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम के साथ साथ सिख भी माइनॉरिटी में आते थे। और उसके साथ साथ देखा जाए, अब इन्होंने एक नया तरीका जो है अप्लाई किया, देखिए कौन लोग हैं ये, नया तरीका जो है अप्लाई किया, और नया तरीका जो अप्लाई किया है उसमें, जो नया तरीका अप्लाई किया उसमें अगर आप देखेंगे तो दलितों को, कम्युनल अवार्ड में दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इंप्लीमेंट किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको। पहले से माइनॉरिटी में मुस्लिम्स भी थे और सिख भी थे, ठीक है, पहले से। लेकिन अब क्या हुआ, कम्युनल अवार्ड के बाद क्या हुआ कि इसमें दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है सिस्टम प्रोवाइड किया गया। और ये हिंदुओं से, राइट, जो हिंदू हैं, राइट, हिंदुओं से इनको अलग करने की कोशिश की गई। एक तरीके से कह सकते हैं तो डिवाइड एंड रूल था, राइट, ये डिवाइड एंड रूल था कि हिंदुओं से वो अलग हो जाए। क्योंकि पहले से ही जो सेपरेट कह सकते हैं इलेक्टोरेट सिस्टम जो इंप्लीमेंट था पहले से, वो मुस्लिम्स के लिए था। ये सारी चीजों को आपको नोट डाउन करना है जो मैं बता रहा हूं। पहले से प्रायर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, फॉर क्रिश्चियंस, सिख, और उसके साथ साथ जो है वो एंग्लो इंडियंस। तो देखिए इतनी सी ये बात थी, और बात इतनी सी नहीं थी, बात डिवाइड एंड रूल की थी कि सबको सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम दिया जा रहा था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो उनके रिप्रेजेंटेटिव अलग से इलेक्शन लड़ेंगे, अलग से खड़े होंगे और वही लोग वोट देंगे। तो डिवाइड हो गया। और इंडियन पॉलिटिक्स में ये जो है, इंडियन पॉलिटिक्स में कह सकते हैं उस समय ये ठीक नहीं था भारत के लिए। अब चूंकि गांधी जी जेल में थे, और गांधी जी जो जेल में थे वो कह सकते हैं कि यरवदा जेल में थे, पुणे में। यरवदा जेल जो पुणे है उसमें थे। और जो यरवदा जेल थी उसमें उन्होंने अपना एक हंगर स्ट्राइक शुरू कर दिया। उन्होंने एक हंगर स्ट्राइक शुरू कर दिया जिसको भूख हड़ताल कहते हैं। हंगर स्ट्राइक शुरू किया। Unto death, Gandhiji started. It was first fast. It was first fast of Gandhiji. It was first fast unto death. Gandhiji started in Yerwada jail. अब आप सोचेंगे किसके लिए? अगेंस्ट कम्युनल अवार्ड। उनको ये ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए उन्होंने जो है ये स्टेप लिया। और कम्युनल अवार्ड जब आया तो कम्युनल अवार्ड को कह सकते हैं कि कम्युनल अवार्ड कब आया, मैंने आपको बताया कि 16 जो अगस्त है, 16 अगस्त 1932। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि गांधी जी ने अपना जो हंगर स्ट्राइक किया वो 28 सितंबर को शुरू किया 1932 को। 20 सितंबर को उन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरू किया। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि 24 सितंबर 1932 को 24 सितंबर 1932 को एक पूना पैक्ट होता है। एक पूना पैक्ट होता है जिसे पूना पैक्ट क्यों आया?
पूना पैक्ट इसलिए आया क्योंकि ये जो कम्युनल अवार्ड है उसको गांधी जी समाप्त करना चाहते थे, अंबेडकर साहब से एग्रीमेंट करना चाहते थे, समझौते करना चाहते थे, और समझौता करके जो है पूना पैक्ट साइन हुआ। और इससे हुआ ये कि कम्युनल अवार्ड जो है वो एंड हो गया, एंडेड कम्युनल अवार्ड विद द पैक्ट ऑफ पूना पैक्ट, राइट, विद द पूना पैक्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और ये अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था 24 सितंबर 1932 को, सैटरडे 5 PM। अब ये जो इंफॉर्मेशन है आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, इस तरीके से आप तैयारी अपनी जो है वो हमेशा आप करेंगे, आप इस तरीके से जो है आप इसको देख सकते हैं। ये आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस समय, देखिए आप जरा। हाँ, अपनी चीजों को लिखने के लिए थोड़ा इस तरीके से लिखेंगे। वही चीज मैंने एक्सप्लेन की है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए आप इसे चीजें अब आपको समझ में आ गई होंगी कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। वही चीजें मैंने एक्सप्लेन की है, वही चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अगर आप चार्ट ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो। इससे चीजें आपको तुरंत समझ में आएंगी, बहुत ज्यादा डिटेल में लेकिन नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती है। हिस्ट्री को बहुत चार्ट तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कब क्या हुआ था। आपको जैसा कि मालूम है कि एग्जाम में भी हमें जो करना होता है, इस तरीके से हमें चार्ट वगैरह ड्रॉ करना होता है, तो इससे हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं और अपनी बातों को हम ठीक से प्रेजेंट भी कर पाते हैं, हम प्रेजेंट भी कर पाते हैं अपनी बातों को। तो क्या आप लोगों ने बना लिया है? आप में से कोई बताएं, क्या बना रहे हैं? बना रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो फिर आप बना रही बनाइए। हूँ। मुझे जैसे हो जाएगा तो मुझे आप इन्फॉर्म कीजिएगा प्लीज। तो देखिए कि आगे हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे लिखने के लिए। देखिए, तो आपको ये पता चल गया होगा कि पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ है, अंबेडकर जी एंड गांधी, अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, पूना पैक्ट। ठीक है, आप लिखिए, आगे लिखिए इसमें। गांधी जी डिड नॉट साइन, गांधी जी डिड नॉट साइन ऑन दिस पैक्ट, गांधी जी डिड नॉट साइन ऑन दिस पैक्ट ऑन 24 सितंबर। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे हिंदी में। ऑन 24 सितंबर, on 24 September 1932, Pune Pact was signed between Dr. Ambedkar from Dalit section, दलितों की तरफ से जो हस्ताक्षर किए वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने किए, एंड मदन मोहन मालवीय from हिंदू कम्युनिटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात ये है कि जो साइन हुए हैं, जो पैक्ट हुआ है वो अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में हुआ है, लेकिन गांधी जी के बिहाफ पे जो साइन की है वो मदन मोहन मालवीय जी ने की है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी। आगे लिखिए, मिस्टर एम आर जयकर देवदास गांधी विश्वास राजभोज टी बालू गवई GAWAI गवई, ठक्कर
THAKKAR ठक्कर, सोलंकी, सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, कोमा GD बिरला, कोमा राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र, कोमा राव बहादुर, राव RAO, राव बहादुर श्रीनिवास, कोमा MC राजा, कोमा CV, B for victory, CV मेहता, एंड कामत, KAMAT, कामत। साइंड दिस पैक्ट टू, साइंड दिस पैक्ट टू, मतलब इन लोगों ने भी हस्ताक्षर किए। ठीक है। अच्छा, पूना पैक्ट में हुआ क्या था? प्रोविजंस, प्रोविजंस, प्रावधान क्या थे उसके, मतलब क्या पूना पैक्ट हुआ था? 71 seats, 71 seats were reserved for Dalits, in communal award, in communal award, in communal award। तो जो कम्युनल अवार्ड आया था, उस कम्युनल अवार्ड में जो सीटें दी गई थी वो 71 सीट्स दी गई थी, बट इंक्रीज बाय 148, बट इंक्रीज बाय 148, मतलब 148 के साथ उनको क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। 148 के साथ उनको बढ़ा दिया गया। 148 के साथ उनको बढ़ा दिया गया। उसमें जो पूना पैक्ट हुआ था, उसमें जो सीटें थी, पूना पैक्ट देख सकते हैं, पूना पैक्ट, मद्रास को जो सीटें मिली थी 30 मिली थी, मद्रास 30। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मद्रास को 30 सीट्स मिली थी। सिंध एंड बॉम्बे, सिंध एंड बॉम्बे 15, पंजाब 8, बिहार एंड उड़ीसा, बिहार एंड उड़ीसा 18, सेंट्रल प्रोविंस, इसको मध्य प्रांत कहते हैं, सेंट्रल प्रोविंस 20, आसाम 7, बंगाल 30, एंड यूनाइटेड प्रोविंस 20। देखिए, कुछ किताबों में इसका नंबर अलग है, तो आप फिर से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बहुत सारी किताबों में अलग अलग दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रोविजन, एक तो प्रोविजन ये हो गया कि उनकी सीटें बढ़ा दी गई, इंक्रीज कर दी गई, आपको ये ध्यान में रखना है एग्जाम के लिए। दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है कि also 18%, second provision, also 18% of general seats, also 18% of general seats were reserved for the Dalits at central legislative, और जो 18% जो सीटें हैं, सामान्य सीटें, वो दलितों के लिए केंद्रीय विधायिका में आरक्षित कर दी गई।
आफ्टर दिस पैक्ट, हेडिंग डालिए आफ्टर दिस पैक्ट। आफ्टर दिस पैक्ट क्या हुआ कि गांधी जी ने, लिखो आफ्टर दिस पैक्ट, आफ्टर द पूना पैक्ट, आफ्टर द पूना पैक्ट, गांधी जी डिड नॉट showed any interest in civil disobedience movement। पूना समझौते के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, and shifted his total focus towards the fight against untouchability। उनका जो पूरा ध्यान था उसके बाद वो अस्पृश्यता के अंत करने के लिए उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया, राइट। उनका मतलब फिर अनटचेबिलिटी की ओर ध्यान गया, हरिजन अपलिफ्टमेंट की ओर उनका ध्यान गया, जिसको हम हरिजन उत्थान भी कह सकते हैं। और उन्होंने क्या किया, राइट, उन्होंने ही फाउंडेड ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, और उन्होंने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग स्टार्ट की, लीग की स्थापना की, which was later renamed as हरिजन सेवक संघ, जिसको बाद में जो जाना जाता है वो हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना जाता है। एंड घनश्याम दास बिरला was its first president। तो ये तो गांधी जी के बारे में हो गया, राइट। अब मैं आपको अंबेडकर साहब के बारे में बताता हूँ। लिखिए हेडिंग अंबेडकर। In 1920 B.R. Ambedkar founded All India depressed class federation। 1920 में बी आर अम्बेडकर साहब ने अखिल भारतीय दलित सभा की स्थापना की। In 1924 he founded बहिष्कृत BAHISKRIT बहिष्कृत हितकारिणी HITKARINI बहिष्कृत हितकारिणी सभा at Bombay। After 3 years in 1927, he published Marathi magazine
मराठी मैगजीन बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत, इन्होंने मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत को 3 साल के बाद प्रकाशन किया, उसको प्रकाशित किया। मराठी क्या बोला सर? मराठी के आगे? जी, मराठी मैगजीन, मैगजीन बहिष्कृत मैगजीन पत्रिका बहिष्कृत भारत, ठीक है। ही ऑल्सो फाउंडेड समाज समता संघ, he also founded समाज समता संघ, इन्होंने समाज समता संघ की भी स्थापना की। क्योंकि ऑब्जेक्ट्स क्या था इसका? ऑब्जेक्ट्स क्या था? टू propagate the principles of equality between Hindus and untouchables। इसका उद्देश्य था हिंदू समाज में समानता स्थापित करना। During his last times, he adopted Buddhism। तो इस तरीके से जो है इनके बारे में मैंने आपको बताया है। अभी हम आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, वो आप मुझे बताते जाइए कि क्वेश्चन ये है कि आपको ध्यान से सुनना है क्वेश्चन को, ठीक है, और मुझे आंसर करना है। Who among the following issued the communal award? Who among the following issued the communal award? आपको फेशियल एक्सप्रेशन से यस करना है खाली, ठीक है, हैंड्स रेज करके। ए रैमजे मैकडोनल्ड, बी ब्लैकबिन, सी चैम्बरलिन और चर्चिल। तो क्या आपको आंसर मिला इसका? आपसे पूछा गया कि कम्युनल अवार्ड किसने प्रेजेंट किया, तो हैंड्स रेज कीजिए सभी लोग जिनको आता है इसका आंसर। वेरी गुड, ठीक है, यस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप was made by the communal tribunal of Ramsay-MacDonald first time in August 1932. Okay, for Muslims, option for Muslims, B for Indian Christians, C for Anglo-Indians, D for untouchables। आंसर मिला इसका? हैंड्स रेज करते जाइए, बाकी कुछ नहीं, बस यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which among the following implemented after announcement of communal award। मैं फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूं आपको, which among the following implemented after announcement of communal award? किस चीज का अनाउंसमेंट हुआ सांप्रदायिक घोषणा के बाद? ए लखनऊ पैक्ट, बी कराची एग्रीमेंट, सी लाहौर एग्रीमेंट, डी पूना पैक्ट। तो आपको इसका आंसर मिला? Yes. Next question, which of the following did not sign on historical Pune Pact of 1932? इनमें से किस व्यक्ति ने जो है वो सिग्नेचर नहीं किए पूना पैक्ट में? ए बी आर अम्बेडकर, बी मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, डी एम के गांधी। सबको मालूम है आंसर? क्या आंसर होगा इसका? कोई बताएगा आप में से? एम के गांधी। यस, परफेक्ट, ठीक है। जल्दबाजी को एम के गांधी। हाँ,
एक्चुअली होता क्या है कि जब बच्चे पढ़ लेते हैं कि पूना पैक्ट इंडियन के बीच में हुआ है, राइट, तो यहाँ पे गलती क्या हो जाती है कि बच्चे जाके तुरंत टिक कर देते हैं गांधी जी समझौता हुआ था, लेकिन साइन करने के लिए तो मैंने आपको बताया कि गांधी जी ने सिग्नेचर नहीं किए थे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन, पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन ए ऑप्शन गांधी जी एंड लॉर्ड इरविन, बी गांधी जी एंड जिन्ना, सी गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस, डी गांधी जी एंड अंबेडकर। तो ऑप्शन आपको मिल गया? अरे हैंड रेज कीजिए बस, ठीक है, ओके डन। Which among the following implemented after announcement of communal award? तो ये क्वेश्चन हम लोग दोबारा से रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर पूना पैक्ट ऑफ 1932, after Pune Pact of 1932, Harijan Sevak Sangh was established. Its president was A. Jagjeevan Ram, B. Ghanshyam Das Birla, C. B.R. Ambedkar, D. Amrit Lal Thakkar। तो ऑप्शन आ रहा है सभी को? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following founded the All India Harijan Sevak Sangh in 1932? तो क्या होता है, देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ अभी बता दूं, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम में जाने के बाद आपके दो लोगों के बीच में कंट्रोडिक्शन होगा, एक भ्रम की स्थिति पैदा होगी, और वो अंबेडकर साहब के बीच में और गांधी जी के बीच में ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है ए विजय गोखले, दूसरा है एमके गांधी, तीसरा है बी आर अम्बेडकर, और चौथा है नन ऑफ द अबव। ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ किसने एस्टैब्लिश किया? सबको मालूम है? हैंड्स रेज कीजिए, नहीं पता है तो फिर छोड़ दीजिए, नहीं पता है इसका मतलब बेटा आपको नहीं पता है क्या? आप आंसर नहीं कर रहे हैं? परमार जी आपसे पूछ रहा हूं। यस सर, वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, who among the following was the first president of All India Anti-Untouchability? देखिए, who among the following was the first president of All India Anti-Untouchability League, ब्रैकेट में लेटर चेंज टू हरिजन सेवक समाज। इसके बारे में आपको बताना है, who among the following was the first president? A. बी आर अम्बेडकर, बी जी डी बिरला, सी ज्योतिबा फुले, डी एम के गांधी। इसका मुझे व्हाट्सएप कीजिए फटाफट, क्या आंसर आ रहा है आपका? वेरी गुड, सबका आंसर सही है, परफेक्ट, एकदम सही, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट of the All India Anti-Untouchability League formed in 1932 was बी आर अम्बेडकर, अमृतलाल ठक्कर, जी डी बिरला, एम के गांधी। तो आंसर आता है आप सब लोगों को? ठीक है। हरिजन सेवक, नेक्स्ट है क्वेश्चन, वो है हरिजन सेवक वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, हरिजन सेवक संघ
was organized by A. Mahatma Gandhi, B. Dr. B.R. Ambedkar, C. G.D. Birla, D. स्वामी विवेकानंद। तो ऑप्शन पता है सभी को? क्या होगा, बिरला साहब है या गांधी जी है? सबको पता है? अरे मालूम है, ठीक है, वेरी गुड। अम्बेडकर साहब। अंबेडकर साहब, हरिजन सेवक संघ। ध्यान से देखिए आप, यही तो मैं बता रहा हूं आपको। हरिजन सेवक संघ, देखिए जरा आप नोट्स में मैंने क्या लिखा है आपको, देखिए जरा नोट्स में ठीक से, क्या आंसर है इसका? हरिजन सेवक संघ, अंबेडकर साहब कैसे हो सकते हैं? एमके। एम.के. गांधी, राइट। यस सर, यस सर, यस। बेटा ये मैंने आपको बता दिया ना, एग्जाम में आपका क्या कंफ्यूजन होगा मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मर नेम ऑफ हरिजन सेवक यस सर। संघ वाज, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मर नेम ऑफ हरिजन सेवक संघ वाज ए ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, बी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, सी डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन फॉर सोशल रिफॉर्म्स, एंड डी एसोसिएशन ऑफ अनटचेबल्स। आंसर पता है सभी को इसका? एबीसीडी में क्या होगा? वेरी गुड। अखिल भारतीय ऑल इंडिया एंटी हाँ, टचेबिलिटी। यस यस। डिप्रेस क्लास लीग इस्टेब्लिश बाय, मालूम है किसने इस्टेब्लिश किया? सिंपल है, डिप्रेस क्लास लीग। अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर। जी। तो इस प्रकार से ये जो है सर डिप्रेस क्लास फेडरेशन बताया था ना सर आपने? क्या बताया था? डिप्रेस क्लास फेडरेशन बताया था, क्या बताया था? फेडरेशन बताया था। क्या लिखा? फेडरेशन बताया था सर। हाँ, तो किसने किसने एस्टेब्लिश किया? अम्बेडकर। अम्बेडकर साहब ने कि डिप्रेस गांधी क्लास जी लीग, ने? है डिप्रेस क्लास लीग जगजीवन राम। जगजीवन राम, लेकिन मैंने जगजीवन राम की कोई बात ही नहीं की है, ऐसे कोई क्वेश्चन मैंने पूछा ही नहीं है। इसको दो ही लोग चल रहे हैं, अम्बेडकर जी चल रहे हैं साथ में और गांधी जी साथ में चल रहे हैं, ठीक है। सर अम्बेडकर जी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कीजिए, हेडिंग डालिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट हेडिंग है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, हिंदी में है कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। लिखो बैकग्राउंड, लिखो बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि। देखिए मई 1934, in May 1934 the All India Congress Committee, May 1934 the All India Congress Committee met at Patna, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति मई 1934 में पटना मिली to set up a parliamentary board, to set up a parliamentary board, to set up a parliamentary board to fight elections, to fight elections, चुनाव लड़ने के लिए। However, some of the members of All India Congress Committee, held separate meetings
and founded All India Congress Socialist Party. और तो देखिए, एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि जब कांग्रेस की मीटिंग हो रही है तो समाजवादी पार्टी कहां से आ गई? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कांग्रेस में बहुत सारे लोग थे, और जो कांग्रेस थी, कांग्रेस का जो ऑब्जेक्ट था वो ये था कि आजादी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, और उसी के लिए हम सब लोग फाइट कर रहे थे। लेकिन सब लोगों का तरीका अलग अलग था। ये लोग ये चाहते थे कि समाजवादी रास्तों पर चला जाए, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी अडॉप्ट की जाए कांग्रेस के द्वारा, और तब हमें फ्रीडम स्ट्रगल मिलेगा। तरीका समाजवादी होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, और कांग्रेस को उस रास्ते पे ले जाना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस का आइडिया अलग था, राइट? सोशलिस्ट लोगों का अलग था, गांधी जी का अलग था। तो कोई आपसे पूछे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी क्यों बनाई गई, तो क्या आप आंसर दे पाएंगे? सिंपल है कि वो कांग्रेस को किस लक्ष्य की ओर ले जाना चाहते थे, किस टारगेट की ओर लेके जाना चाहते थे, ये उसका आंसर है ना। सॉरी बेटा, इंडिपेंडेंस की ओर लेके जा। हाँ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो कांग्रेस पार्टी बनी है वो 1930 में 34 में बनी है, सोशलिस्ट पार्टी। और लिखो, द पॉलिसीज एंड वर्किंग मेथड्स was to be decided in a meeting that was to be held in Bombay. जो कार्यक्रम होंगे इसके और जो काम करने के तरीके होंगे, राइट, ये डिसाइड किया जाएगा, और वो डिसाइड किया जाएगा बॉम्बे की मीटिंग में। ऐसा डिसाइड किया। इसके कंपोजिशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा, क्या है इसके बारे में। जयप्रकाश नारायण was the coordinator of All India Congress Socialist Party। तो उसके जो कोऑर्डिनेटर थे ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, वो जयप्रकाश नारायण थे, एंड ही वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ पार्टी। उसके जो सचिव थे जयप्रकाश नारायण थे, एंड आचार्य नरेंद्र देव वाज द प्रेसिडेंट। तो जो आचार्य नरेंद्र देव थे वो उसके चेयरमैन थे। इनका ऑब्जेक्ट था द पार्टी was founded to stop the flow of youths towards the communist ideology, इसका उद्देश्य ये था इस पार्टी की स्थापना करने का कि जो यूथ थे, जो नौजवान थे, उन्हें जो है साम्यवादी विचारधारा की तरफ जाने से रोकना था, राइट। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है, जो कि चाइना में है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आप समझ सकते हैं, उस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ जो है जाने से रोकना था। अब इस पार्टी के कौन कौन मेंबर थे, ठीक है, वो आप सुन लीजिए।
अशोक मेहता, मेंबर्स अशोक मेहता, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, अच्युत ACHYUT, अच्युत पटवर्धन, PATWARDHAN, मीनू मसानी, MINOOMASANI, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहराले, यूसुफ मेहराले, YUSUF स्पेस MEHRALE, कॉमा, गंगा शरण सिन्हा, गंगा शरण सिन्हा एंड कमला देवी चट्टोपाध्याय, एंड कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, अब हेडिंग डालिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी, हेडिंग डालिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार समाजवादी पार्टी। तो जिस प्रकार से कह सकते हैं राष्ट्र स्तर पर समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, तो उसी प्रकार से राज्यों में भी इंस्पिरेशन मिला, मोटिवेशन मिला, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी बनाएं। इसी तरीके से बिहार में सोशलिस्ट पार्टी बनाई गई। was founded in 1931 by गंगा शरण सिन्हा, गंगा शरण सिन्हा एंड राम वृक्ष, RAMBRIKSHA, बैनपुरी, BENIPURI एंड रामानंद मिश्रा। इसके एक मेंबर थे जिनका नाम था श्री नरसिंह नारायण, श्री नरसिंह नारायण was a socialist and was an important member of Bihar Socialist Party। ठीक है, अब हेडिंग डालिए जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण। जेपी नारायण belong to Bihar Socialist Party, जेपी नारायण belong to Bihar Socialist Party। In 1931, JP Narayan was associated with Bihar Socialist Party। 1931 में वो बिहार की समाजवादी पार्टी से जुड़े। इनको नाम दिया जाता है, लोक नायक का नाम दिया जाता है, ध्यान रखना। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहते हैं, लोक नायक। और इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है भारत छोड़ो आंदोलन में, क्विट इंडिया मूवमेंट में, प्लेड वाइटल रोल इन क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ है। played vital role by JP Narayan in Quit India movement 1942 with the help of Dr. Ram Manohar Lohia
and Aruna Ashraf Ali. अरुणा आशरफ अली, ठीक है, इनकी सहायता से उन्होंने जो है ये काम किया है, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में काम किया। On 5th June डॉक्टर राम मनोहर लोहिया and Aruna ARUNA अरुणा आशरफ अली, अरुणा आशरफ अली, ये काफी फेमस है 1942 में। आप आगे, ओके सर, हाँ जी, आप आगे पढ़ेंगे तो काफी आपको इनके बारे में नॉलेज Yes, मिलेगा। sir. उषा, अरुणा आशरफ अली है। On 5th June 1947, on 5th June 1947, he called for complete revolution। तो अंडरलाइन कर लीजिए, कंप्लीट रेवोल्यूशन पूछा जाता है। कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात किसने की? ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण क्रांति, इसको हिंदी बोलते हैं संपूर्ण क्रांति। तो जो संपूर्ण क्रांति की बात की, फ्रॉम गांधी मैदान, फ्रॉम गांधी मैदान। गांधी मैदान कहाँ है बता सकते हैं आप लोग मुझे? जिनको नहीं पता है, जिनको पता है वो हैंड्स रेज करें प्लीज। ऐसे जनरल आइडिया पूछा आपसे, गांधी मैदान कहाँ है? गांधी मैदान माइट बी इन गुजरात। गैस मत करो, बॉम्बे। गैस मत करो। बॉम्बे? अच्छा, अगर आप न्यूज भी देखते रहते ना तो भी आप बता देते मुझे तुरंत। गांधी मैदान तो कितना फेमस है यार, कितना फेमस है गांधी मैदान। सर्च करो गूगल पे गांधी मैदान। गांधी मैदान कहां पर है और मुझे बताओ, बताओ पूजा। सर पटना में। पटना में? अच्छा। हाँ, लालू गूगल यादव पे कई तो बार पटना ही आ गया। हाँ ठीक है, वहां पे नीतीश कुमार कई बार गांधी मैदान में जाते हैं। पटना, वही बोल रहा हूँ, पटना में ना, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, पटना फेमस है। तो गांधी मैदान से उन्होंने क्या किया? कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात की। ऑल्सो ही अवार्डेड फॉर भारत रत्न, उनको भारत रत्न भी मिला है, भारत रत्न भी मिला है। भारत रत्न भी मिला है। काफी इनका नाम है। और लिख सकते हैं ऑन 20th May, स्पेस चेंज, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ऑन 20th May 1936 21 industrialist of Bombay signed Bombay Manifesto, The manifesto was against rendering the principles of socialist as conveyed by Nehru in Lucknow session। ठीक है, तो जो 21 उद्योगपति थे उन्होंने एक बॉम्बे मैनिफेस्टो साइन किया था, और समाजवादी जो प्रिंसिपल्स है, राइट, उनके लिए, जिसको नेहरू जी ने लखनऊ सेशन में रखा। My question is, the first meeting of Congress Socialist Party was held in? My first question is where, place, the first meeting of Congress Socialist Party was held in where? Option is Delhi, B Nasik, C Lahore, D C Patna। A Delhi,
नासिक, सी पटना, डी लाहौर। तो ऑप्शन समझ में आ गया? आ गया हो तो हैंड्स रेज करें, आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या ऑप्शन है बेटा? नैनेस, नैनेस बताइए आप, हैंड्स रेज। वेरी गुड, ठीक है। पटना। लाहौर, हाँ लाहौर का तो पटना। कुछ, वेरी गुड, ठीक है, यस। The first session of Congress Socialist Party was held in which year, right? Option A 1921, option B 1934, C 1937 and D 1939. ऑप्शन आ रहा है सबको? सिंपल है, मुझे लगता है कि इसको कुछ डिस्कस करने की जरूरत है। वेरी गुड, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनना है आपको, अच्छे से सुनना है। With reference of Congress Socialist Party, ये IAS प्रीलिम्स 2015 में आया है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये IAS एग्जामिनेशन 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन को सुनिए। विथ रेफरेंस टू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बारे में जो कथन दिए गए हैं उनके बारे में आपको ध्यान से सुनना है। फर्स्ट, इट एडवोकेटेड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस। ठीक है। दूसरा, इट वांटेड टू एस्टैब्लिश द डिक्टेटरशिप of the proletariat. तीसरा, it advocated separate electorate for minorities and for Dalits. अब आपको बताना है कि which of the statement given above is and or is oblique are correct. Option A 1 and 2, option B 3 only, option C 1 2 3 and D none of the above. इसका आंसर मुझे मैसेज करेंगे आप लोग, इसका आंसर मुझे मैसेज करेंगे आप लोग। और ये फार्मूला मैंने बता दिया, देखो फार्मूला मैं बता रखा हूं और फार्मूला आप समझ गए होंगे कि वो फार्मूला है क्या। तो उसी फार्मूले को इंप्लीमेंट कर दो और मुझे आंसर भेज दो। उसी फॉर्मूले को, कि जब कोई प्रश्न आपको लग रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं उसका आंसर। बताइए फटाफट क्या आंसर होगा इसका। बताइए फटाफट बताइए। सब लोगों के आंसर आ चुके हैं लेकिन बहुत सारे लोग आंसर करते भी नहीं है, ऐसा पता नहीं क्यों नहीं करते। देखिए मैं फिर से एक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको कि ध्यान रखना है आपको जब भी आप एग्जाम में जाएं। और एग्जाम में जाने के बाद देखो, पढ़ते पढ़ते आपको बहुत सारी टेक्निक्स पता चल जाएंगी कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। कल भी आपको पता चला होगा, कल भी मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई थी। तो ये मैं रिपीट ये करता हूँ कि जब भी आप कोई टॉपिक कर रहे हैं और जिसके बारे में आपने देखा ना हो, सुना ना हो, कुछ जाना ना हो, राइट। अब मान लिया मैं आपको पूछूं कि बताइए फ्रांस का कैपिटल कौन सा है, राइट। और उसमें पूछ लूं, हाँ ऑप्शन ए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कनाडा, लंदन, राइट। तो मेरे कहने मतलब ये कहने का मेरा सिर्फ यही मतलब है कि जिन चीजों को हम नहीं जानते हैं, जो हमने सुनी ना हो उस टॉपिक के बारे में, वो सब इनकरेक्ट होती है। आज के बाद ध्यान रखना है आपको, और हमेशा बता चुका हूं, मतलब वो 99%। और एक चीज और बताइए, बताओ क्या बताया था मैंने आपको कि अगर किसी क्वेश्चन में नन ऑफ द अबव दिया है तो उसका आंसर 99% वही होता है, क्योंकि नहीं तो बनाया ही नहीं जाता। मैंने आपको पहले भी बता रखा है
कि आप ये मत सोचिएगा कि आप बोले कि अरे सर ने तो बोला था नन ऑफ द अबव, हमने कर दिया। पहले तो आपको अपनी नॉलेज दिखानी है। लेकिन अगर आपको कहीं फील होता है कि यार हम कंफर्टेबल नहीं इस क्वेश्चन के लिए, तो आप 99% वही लगाइए, नन ऑफ द अबव, और वो सही होगा। ठीक है ना? ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। और यूपी में तो 100% ही ये सक्सेस ही है। यूपी के एग्जाम में ये 100% सक्सेस है, और यूपीएससी में 99% है, मतलब थोड़ा सा कम है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट नहीं आ रहा है तो फिर अच्छा ही है। चलिए, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो उसमें आपको बताना है कि who among the following was a prominent leader, right? Who among the following was a prominent leader of the Congress Socialist Party? Option A, M.N. Roy. Option B, Ganesh Shankar Vidyarthi. C, Pattam Thanu Pillai. D, आचार्य नरेंद्र देव। तो क्या इसका आंसर आपको मिल रहा है? ठीक है, आंसर आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? हैंड्स रेज कीजिए। यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द convener of All India Congress Socialist Party at Patna in 1934? Option A, आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन बी, अच्युत पटवर्धन। ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। एंड डी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इसका आंसर मुझे मैसेज कीजिए। इसका आंसर मुझे मैसेज कीजिए सब लोग। क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो रिपीट कर सकता हूं। यस सर। इसका क्वेश्चन रिपीट कर सकता हूं अगर आपको जरूरत है। यस सर, श्योर श्योर। So pardon. आंसर हाँ, यस यस। द क्वेश्चन इज हु वाज द कन्वेनर ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एट पटना इन 1934? ऑप्शन इज आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन आर आचार्य नरेंद्र देव, बी अच्युत पटवर्धन, सी जयप्रकाश नारायण, एंड डी राम मनोहर लोहिया। अंकु, ये देव कौन है? अंकिता बेटा, ये देव कौन है? करेक्शन किया है सर, दास लिख दिया था तो उसको करेक्शन करके देख दिया। नरेंद्र देवी की बात कर रहा हूँ, और कोई देव मत सोचिए आप। ठीक है, हाँ। तो नरेंद्र देव आपने लिखा है, तो उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है मुझे, आपने ऐसा आंसर क्यों लिखा है आपने, इसलिए पूछ रहा हूँ बस। क्या इसका आंसर? प्रेसिडेंट है ना पार्टी के। अच्छा, दैट्स व्हाई। तो सब लोगों का जो आंसर मेरे पास आ चुका है, लगभग सब लोगों ने आंसर भेज दिए हैं। तो इसका जो आंसर है वो जयप्रकाश नारायण है। ठीक है, अगर आप उसको लिखना चाहे तो लिख सकते हो, ताकि फ्यूचर में आपसे गलती ना हो। द कन्वेनर ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 इन पटना वाज जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अब एक चीज और क्लियर कर लो कि आचार्य नरेंद्र देव एंड अशोक मेहता वर फाउंडर मेंबर। ठीक है, तो बेटा एक चीज आपने नोटिस की होगी, पढ़ने के बाद भी क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हमें हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए क्वेश्चंस की।
ताकि चीजें क्लियर हो जाए। Yes. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी was organized in 1934. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी was organized in 1934. Why? ऑप्शन ए आंसर सुनना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी किसके द्वारा आयोजित की गई थी 1934 में? ए जयप्रकाश नारायण एंड जवाहरलाल नेहरू। जयप्रकाश नारायण एंड जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण एंड अच्युत नरेंद्र देव। जयप्रकाश नारायण एंड आचार्य नरेंद्र देव। सी जयप्रकाश नारायण एंड सुभाष चंद्र बोस। डी सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू। इसमें ऑप्शन बहुत इजी है एक्चुअली, तो ऑप्शन इजी होने के कारण जो है आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इसका आंसर पता चल गया होगा, जयप्रकाश नारायण एंड आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन है, ये इसका राइट ऑप्शन है। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को किसने एस्टेब्लिश किया? मान लिया मैं आपसे पूछूं कि वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने कांग्रेस के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को एस्टेब्लिश किया, वो लोग कौन थे? तो ध्यान रखना है, राइट? चाहे तो पॉइंट नोट कर लो, ये आप पॉइंट नोट कर लो, स्टार्ट करके लिख लो। जयप्रकाश नारायण लिखो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो फ्यूचर में। जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, योगेंद्र शुक्ला, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी, मीनू मसानी एंड आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव formed Congress Socialist Party in the year 1934 within the Indian National Congress. Indian National Congress. So my next question is, Jayaprakash Narayan was associated with the party. Jayaprakash Narayan was associated with the party. Option A Congress Party, option B Communist Party, option C Congress Socialist Party, option D किसान सभा। आंसर मिल गया होगा, इजी है, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, next question is who is known as Lok Naik? Who is known as Lok Naik? A महात्मा गांधी, B सुभाष चंद्र बोस, C जयप्रकाश नारायण, D बाल गंगाधर तिलक। तो कभी तिलक को मत करके आना, तिलक के नाम से कंफ्यूज हो सकते हैं आप समझ चुके होंगे, राइट बेटा? तो इसका आंसर तो आपको सबको पता है। गरिमा बताओ बेटा। एक सेकंड, हेलो 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 हेलो। तो इनका नाम तो सब जानते हैं, लोक प्रकाश क्या बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण का क्या नाम था? लोक नायक था। एक चीज और ध्यान रखना है कि जयप्रकाश दिवस सेलिब्रेट जो किया गया था अप्रैल 1946 में किया गया था। तो एक इंफॉर्मेशन आप लिख लो सिर्फ, बस ऐसा पूछा नहीं जाता, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि जयप्रकाश दिवस वाज सेलिब्रेटेड अप्रैल 1946। जयप्रकाश दिवस वाज सेलिब्रेटेड in April 1946. Any date? बेटा डेट का क्या करना है कि कौन सी डेट को? अप्रैल 1946 में हुआ है और अप्रैल में हुआ है। Is sufficient. हाँ सफिशिएंट है बेटा। Yes sir. जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम यूपीएससी एग्जाम में कभी भी डेट नहीं पूछी जाती, लेकिन ऐसी कोई, अब जैसे गांधी इवेंट पैक्ट कब हुआ, राइट? नॉन कॉपरेशन कब चालू हुआ,
ऐसी डेट्स याद करना जरूरी है बस। Wait. Sri Narsingh Narayan was a socialist, B nationalist, D internationalist and communist. बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन है, तो आपको पता चला गया होगा सोशलिस्ट है ये, ठीक है। यस। आईएएस 2010 में क्वेश्चन आया है, आईएएस प्रीलिम्स 2010 में क्वेश्चन आया है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। आईएएस प्रीलिम्स 2010। डाउट था बोलो बेटा। सर, ये जो आपने बताया था कि बॉम्बे में जो इंडस्ट्रियलिस्ट वाला जो हुआ था, उसका कोई जयप्रकाश नारायण से एसोसिएशन है? आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, आपके बीच में वॉइस ब्रेक हो रही है मुझे। सर मैं मैसेज कर दूं? मैसेज कर दीजिए आप, फिर मैं आपको आंसर करूंगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन सुनिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ध्यान से सुनना है। द बॉम्बे मैनिफेस्टो साइंड in 1936, right? Openly opposed the preaching of socialist ideals. The Bombay Manifesto signed in 1936 openly opposed the preaching of socialist ideals. ठीक है। दूसरा, it evoked support from a large section of the business community from all across India. थोड़ा इसका आंसर डिफिकल्ट होगा, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लिख लो। इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इसका एक्सप्लेनेशन लिख लो आप। एक्सप्लेनेशन लिखिए। बॉम्बे मैनिफेस्टो was a deal. Bombay Manifesto was a deal that was signed in the year 1936 by 21 businessmen. बॉम्बे मैनिफेस्टो जो है, जो डील थी, वो 1936 में 21 उद्योगपतियों के द्वारा ये साइन किया गया। It contained an open indictment, INDICTMT, of Nehru's preaching of socialist ideas during Lucknow session. It was largely supported by the business community. मतलब आपको आगे जाके थोड़ा इसका पिक्चर क्लियर होगा। 1936 का जब मैं आपको सेशन बताऊंगा कि नेहरू जी क्या क्या आइडियाज दे रहे थे, किस तरीके से लोगों का सपोर्ट उनको बिजनेसमैन का मिल रहा था, तो थोड़ा और पिक्चर आपकी क्लियर होगी। एक और लिखिए आप कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखिए। जवाहरलाल नेहरू के बारे में हेडिंग डालिए थोड़ा। जवाहरलाल नेहरू was the supporter of socialism. जवाहरलाल नेहरू was the supporter of socialism. समाजवाद के वो समर्थक थे।
अभी बार बार आप सुन रहे होंगे कि समाजवाद, समाजवाद क्या होता है ये। तो ये समाजवाद क्या होता है या सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म की आइडियोलॉजी रखने वाले लोग वो हमेशा ये चाहते हैं कि सोसाइटी में इक्वालिटी मेंटेन हो। समझ में आ गया? तो आप सोशलिस्ट होंगे मुझे लगता है, निश्चित रूप से, अगर आप इक्वालिटी में बिलीव करते हैं तो, राइट। आप बोलेंगे, मान लीजिए किसी से आप टॉक कर रहे हैं, राइट, टॉक्स कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, और आपने बोला आई एम ए सोशलिस्ट, राइट। सामने वाला बोल के चला गया आई एम सोशलिस्ट, आप सोचिए यार क्या बोल रही है, राइट। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो क्या सोचता है, उसकी सोच क्या है। तो वो इक्वालिटी को सोचता है, और उसने सोचा, उसने बोला, आपसे बोला कि आई एम ए लिबरल पर्सन, राइट। तो आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे तो लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है, लिबरलिज्म, उदारवाद, राइट। तो लिबरलिज्म का मतलब ऐसे लोग, राइट, ऐसे लोग जो लिबर्टी को ज्यादा फोकस करते हैं, उनको लिबर्टी चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए, वो इक्वालिटी की बात नहीं करते हैं। और ये समाजवादी लोग लिबर्टी से बहुत दूर रहते हैं, इन्हें इक्वालिटी चाहिए होती है सोसाइटी में। और वो लिबरल लोग क्या चाहते हैं? वो लिबर्टी चाहते हैं सोसाइटी में। तो ये दोनों का आइडियोलॉजी अलग अलग, ठीक है। और कम्युनिस्ट लोग क्या चाहते हैं? अभी कम्युनिस्ट क्या चाहते हैं? अभी एक टर्म आया होगा, देखो बीच में, आपने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। तो आप में से कोई कम्युनिस्ट है? अभी कम्युनिस्ट का मीनिंग तो समझो पहले। कम्युनिस्ट का अगर मीनिंग पता है तो आप बोल सकते हैं यस आई एम कम्युनिस्ट, बट मीनिंग ही नहीं पता तो फायदा क्या है? कम्युनिस्ट का मतलब होता है ऐसे लोग जो स्टेट लेस सोसाइटी चाहते हैं, राज्य नहीं चाहिए उनको, राज्य नहीं चाहिए, राज्य को एबोलिश करना चाहते हैं लोग। ऐसे लोगों को कहा जाता है। तो आपको लगता है राज्य, स्टेट, राज्य का मतलब स्टेट्स है, स्टेट को कैसे एबोलिश किया जा सकता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे सिर्फ आपको आइडियोलॉजी समझानी थी ताकि आप समझ सके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेहरू जी वाज द सपोर्टर ऑफ सोशलिज्म। एक्चुअली क्या था कि नेहरू जी के साथ एक सबसे बड़ी बात ये थी कि नेहरू जी जो थे वो रूस से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, और रूस ने जो अपना डेवलपमेंट किया था, रशिया जिसको बोलते हैं, राइट, तब सोवियत संघ था वो, ठीक है। अभी तो रूस है, पहले वो क्या था? वो पहले सोवियत संघ था, यूएसएसआर बोलते हैं। तो यूएसएसआर ने अपना जो डेवलपमेंट किया था, विकास किया था, वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के बेस पे किया था, इतना विकास जो किया था। तो नेहरू जी ये सोच रहे थे कि हमको भी आजादी मिलेगी तो हम भी सोशलिस्ट बन जाएंगे, और हम भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को लेके कंटिन्यू करेंगे। इसीलिए आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म टर्म को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, वो यही इंपैक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटी में आप देखेंगे तो। देश में भी समाजवादी हम लोग, ठीक है। अब मोदी जी समाजवादी हैं या नहीं है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मतलब अपने विचारों से, अपने आइडियाज से वो सोशलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन पार्टी से तो नहीं है। पार्टी से तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव सोशलिस्ट, समाजवादी पार्टी, ठीक है। पार्टी से नहीं है, पार्टी से वो भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है। बात समझ में आई आपको? अच्छा, वो समाजवादी पार्टी भी जो बनाई गई, वो समाजवादी पार्टी के कुछ आइडियल्स होंगे। समाजवादी पार्टी के आइडियल्स क्या होंगे? समाजवादी पार्टी के आइडियल होंगे कि हम उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे? समानता लाएंगे, ठीक है। और समानता लाने के लिए सबको एक एक साइकिल दे देंगे, तो सब इक्वल हो जाएंगे, सब साइकिल पे ही चलेंगे, कोई काम चलेगा नहीं। क्यों बेटा? आपको समाजवाद लाना है तो आप क्या कर सकते हैं? यही तो कर सकते हैं ना, कि सबको एक एक साइकिल पकड़ा दे, तो आप पूरे देश में, प्रदेश में कह सकते हैं कि हम सोशलिस्ट है और हमारा पूरा स्टेट सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट ऐसे है? क्या बोल रहे हैं? बात को समझ रहे हैं आप? नहीं समझे? नहीं ऐसा समझा। ठीक। तो आगे लिखिए, नेहरू वांटेड टू ओवरथ्रो, लिख सकते हैं, आगे कंटिन्यू करें। नेहरू वांटेड टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल। ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल मतलब ब्रिटिश रूल को वो उखाड़ फेंकना चाहते थे, ठीक है, उखाड़ फेंकना चाहते थे। जैसे कि आप लिख सकते हैं, नेहरू सोशलिज्म वाज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम
Nehru's socialism was influenced. Nehru's socialism was influenced from socialism of Soviet Union. नेहरू जी का जो समाजवाद था वो रूस के समाजवाद से या सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था। उन्होंने सोवियत संघ की यात्रा भी की थी, वो सोवियत संघ गए भी थे 1927 में। 1927 में गए थे वो। और एक चीज और ध्यान रखना कि नेहरू जी प्रिंसली स्टेट के अगेंस्ट थे। प्रिंसली स्टेट जानते हो? देसी राज्य जो थे, जैसे लोगों के राज्य रजवाड़े थे खुद के पुराने जमाने। आप 1947 के बाद पहले उसके पहले देखेंगे तो क्या थे? भारत में देसी रियासतें थी ना, देसी। हैदराबाद के निजाम थे, जैसे ग्वालियर के सिंधिया थे, जैसे सब जगह थे ना। नागपुर में भी रहे होंगे। नागपुर में कौन थे? डेनिस, याद है कुछ? आप वहां के गोंड राजा सर। नहीं, देखो इनके महाराजाओं के नाम बता देते हैं। पटियाला के राजा थे, जिन के राजा थे, होलकर थे, भोसले थे, गायकवाड़ थे, राइट? इस टाइप भोसले थे नागपुर में। अच्छा, तो इस तरीके से आप देखिए ये सब प्रिंसली स्टेट थे। तो वो किसके अगेंस्ट थे नेहरू जी? कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे। ध्यान रखना, पूंजीवाद के विरुद्ध में थे नेहरू जी। कैपिटलिज्म क्या होता है? अब आप सोचेंगे कि कैपिटलिज्म सर क्या होता है? कैपिटलिज्म का मतलब एक ऐसी आइडियोलॉजी के लोग जो जिनके पास कैपिटल है, सुनो, जिनके पास कैपिटल है, पैसा है मतलब, ठीक है, और वो पैसे से इंडस्ट्री बना रहे हैं और उसके बाद प्रॉफिट कमा रहे हैं। इनको समानता से कोई लेना देना नहीं है। और ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन। अभी देखो, मान लिया फॉर एग्जांपल एक कोई गवर्नमेंट का कोई फूड सेंटर बनता है। अभी देखो, कल मैं देख रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कल में एक रेलवे मिनिस्टर है, उनका एक जगह देख रहा था, तो उसमें बताया था कि सरकार स्लीपर बेच रही है। अभी स्लीपर बेचने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा, मैं पढ़ रहा था, स्लीपर बेचने के लिए लोगों को इनवाइट किया कि आप स्लीपर खरीदें 5 स्टार होटल से, राइट? अभी सरकार जो है रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, राइट? अभी मान लिया रेलवे खरीद ली, मान लिया फॉर एग्जांपल रेलवे खरीद ली, धीरू भाई अंबानी, मतलब अपने जो मुकेश अंबानी साहब हैं, राइट, धीरू भाई अंबानी जी के बेटे, अगर वो खरीद लें रेलवे, तो क्या करेंगे? रेलवे का किराया बढ़ा देंगे? नहीं बढ़ाएंगे। रेलवे का फेयर जब ज्यादा हो जाएगा तो समानता कहाँ रहेगी? इक्वलिटी नहीं रहेगी। अभी जितनी भी प्राइवेट ट्रेन चल रहे हैं उनमें क्या होता है? फेयर बहुत हाई रहता है, राइट? ऑटोमेटिकली ऑपरेट होती है वो, राइट? सीटें वगैरह अच्छी होती हैं, सारी सुविधाएं होती हैं, खाना भी मिलता है, तो सारे फैसिलिटीज फ्लाइट की तरह होती है उसमें, तो पैसा भी उतना देना पड़ता है, तो गरीब आदमी कहाँ चलेगा उसमें? तो ये क्या हो गया? कैपिटलिज्म हो गया। मतलब जो इसको खरीदेगा वो उससे पैसे बनाएगा। क्लियर है बात? और यही अगर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में होता तो रेलवे क्या चलती? सरकार चलाती और किराया कम से कम रखती और इक्वलिटी मेंटेन करती। जैसे गरीब रथ, फॉर एग्जाम्पल गरीब रथ, आप कहीं भी बैठो एक ही फेयर है। तो गरीब रथ क्या है? समाजवादी है, सोशलिस्ट है, राइट? और जो न्यू ट्रेन आ रही है वो कैसी? कैपिटलिस्ट ट्रेनें आ रही है। अभी ट्रेनें कैसी आ रही है? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट। अभी कैपिटलिस्ट ट्रेनें आ रही है। बात समझ में आई आपको? हाँ। तो अभी जो हमारे नेहरू साहब थे वो किसके अगेंस्ट थे? वो सोशलिज्म के सपोर्टर थे, इक्वलिटी चाहते थे, हैं? कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे बेटा। प्रिंसली स्टेट के भी अगेंस्ट थे। प्रिंसली स्टेट जो देसी राज्य थे उनके भी अगेंस्ट थे। ये ध्यान रखना है आपको, ये तो पॉलिटिकल साइंस में भी काम आएगा। और नेहरू जी को तो हमेशा आपको याद रखना है। नेहरू जी, गांधी जी, ये तो कहीं ना कहीं आपको काम ही आने वाले हैं। तो प्रिंसली स्टेट के अगेंस्ट थे, प्रिंसली स्टेट के अगेंस्ट के साथ साथ कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे और लैंड लॉर्डिज्म के अगेंस्ट थे। लैंडलॉर्ड होते हैं ना, लैंडलॉर्ड, जमींदार, राइट? तो जमींदारी व्यवस्था के विरोध में थे वो। तो ये चीज आप ध्यान रखना जो कि मैंने आपको बताई है। तो
तो जो जवाहरलाल नेहरू थे वो ब्रिटिश रूल को उखाड़ना चाहते थे, राइट, और प्रिंसली स्टेट को, और जैसे मैंने बताया कैपिटलिज्म को। ये सब जो चीजें बताई हैं, इन सब चीजों के लिए उन्होंने जो है अपनी स्टेटमेंट, अपनी जो बातचीत कही थी, वो उन्होंने 1933 में कहा था, इसको उखाड़ने के लिए, इसको हटाने के लिए। 1933 की बात है ये, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, प्रोविंशियल इलेक्शन, provincial election and formation of cabinet, provincial election and formation of cabinet 1937 प्रांतीय चुनाव हिंदी में प्रांतीय चुनाव और कैबिनेट का निर्माण। लिखिए इंट्रोडक्शन, परिचय, इंट्रोडक्शन लिखिए। ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, on the basis of Government of India Act 1935, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये प्रावधान था चुनाव का, ठीक है, इलेक्शन का प्रावधान था। तो इसी आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इन फरवरी 1937 इलेक्शंस वर हेल्ड। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ ये बनेगा कि 1937 के जो इलेक्शंस हुए हैं वो किस आधार पर हुए हैं, किस ग्राउंड पे हुए हैं? तो उसका सही आंसर है ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो इलेक्शंस वर हेल्ड इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, ठीक है, इलेक्शंस वर हेल्ड इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव्स, प्रांतीय जो विधायिकाएं थी उनमें चुनाव हुए। in which Congress, by defeating its opponents secured majority in 5 provinces। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये बनेगा कि कांग्रेस ने कितने प्रांतों में बहुमत हासिल किया, ऐसा कितने प्रांतों में बहुमत हासिल किया इन 5 प्रोविंसेस, ठीक है। मतलब कांग्रेस ने अपने विरोधियों को इसमें पराजय दी, उनकी हार हुई और सिक्योर्ड मेजोरिटी इन 5 प्रोविंसेस। तो पहले लिखिए मैड्रास, बिहार, थर्ड सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, BERAR, बरार, यूनाइटेड संयुक्त प्रांत, हिंदी में है संयुक्त प्रांत, ऊपर वाले में है मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत। पांचवा है उड़ीसा, ठीक है। इन 5 प्रांतों में, तो आपको ऑप्शन में भी आ सकता है कि कौन कौन से प्रांत थे वो, उनको आपको ध्यान में रखना होगा। कांग्रेस इमर्ज एज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन बॉम्बे, ठीक है, कांग्रेस इमर्ज एज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन बॉम्बे। तो आपको ये पूछा जाएगा कि किस प्रांत में जो है कांग्रेस एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। ये प्रश्न यहीं पे बनता है कि कौन सा ऐसा प्रांत था जिसमें कांग्रेस जो है सबसे लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी, ठीक है। लार्जेस्ट पार्टी, और भी प्रांत है, बॉम्बे, आसाम, और भी लिख सकते हैं बॉम्बे, आसाम एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस,
ठीक है, कांग्रेस जो है एक बड़ी पार्टी के रूप में बॉम्बे में, आसाम में और उत्तर पश्चिम प्रांत में ये जो है एक बड़ी पार्टी के रूप में इसका जो है कह सकते हैं उभरी। ओनली बंगाल, आगे लिखिए, ओनली इन बंगाल, पंजाब एंड सिंध Congress did not secure enough support from masses to form government on its own. कांग्रेस बंगाल में, पंजाब में, सिंध में कांग्रेस एक अपना पूरा जो है बहुमत नहीं जुटा पाई, जनता का सहयोग नहीं मिल पाया उसको, और वह अपनी सरकार जो है यहाँ नहीं बना पाई, यहाँ पर उसकी सरकार जो है वो नहीं बन पाई। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन में कांग्रेस बहुत पॉपुलर हो गई, और जब कोई आदमी बहुत पॉपुलर होता है तो फिर क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है सोसाइटी का, फिर जेलिसी करने वाले लोग भी होते हैं, जेलिसी तो करने लग जाते हैं। अब जेलिसी कौन करेगा, आप समझ चुके होंगे। जेलिसी जो है अदर पार्टी जैसे मुस्लिम लीग है, राइट, तो उनको ये लगने लगा कि यार, क्योंकि कारण ये था कि मुस्लिम लीग का कहना था कि मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन हम ही देते हैं, लेकिन कांग्रेस की पॉपुलैरिटी को देख के मुस्लिम लीग को निश्चित रूप से गुस्सा आया होगा। तो आप लिख सकते हैं कि द कैबिनेट फॉर्म्ड बाय कांग्रेस after 1937 elections, उन्होंने फिर सरकार बनाई, और ये सरकार बनी फॉर 28 मंथ्स, 28 महीने के लिए, 28 मंथ्स। 28 महीने का मतलब क्या हो गया, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, राइट, 12 24 हो 2 गए, साल, ठीक है, हाँ, तो 28 मंथ्स के लिए 2 साल इन जुलाई, यस, इन जुलाई 1937 कांग्रेस formed cabinet at 6 provinces। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कांग्रेस ने अपनी सरकार कहां कहां बनाई, कांग्रेस ने अपनी जो कैबिनेट है वो कहां कहां बनाई, उसको मेजोरिटी कितने स्टेट में मिली, 5, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 5 6 प्रोविंसेस कौन सा है, मैड्रास, फर्स्ट मैड्रास, जो 6 प्रोविंसेस है, मैड्रास है, दूसरा बॉम्बे है, तीसरा सेंट्रल प्रोविंस है, नेक्स्ट उड़ीसा है, उड़ीसा, नेक्स्ट बिहार है, एंड यूनाइटेड प्रोविंस है। ठीक है, तो यहां तो उनकी सरकार बन गई। अब लिखो कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है गठबंधन, तब अपने 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 उससे सरकार नहीं बनेगी, किसी के सहयोग से बनेगी। अब जैसे महाराष्ट्र में जो सरकार है वो कोलिशन गवर्नमेंट है, ठीक है ना। हाँ, तो जो कोलिशन गवर्नमेंट है, उस कोलिशन गवर्नमेंट जिसको हम हिंदी में गठबंधन सरकार कहते हैं, कोलिशन, COALITION, कोलिशन गवर्नमेंट। तो कोलिशन गवर्नमेंट जो बनी है असम, कोलिशन किस पे लेंगे, COALITION, कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार।
तो गठबंधन जो सरकार बनी आसाम में बनी, आसाम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, उत्तर पश्चिमी प्रांत। अब लिखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध जो है, तो द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो ऐसे में क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारतीयों की जरूरत थी, और बिना पूछे भारतीयों को शामिल कर लिया, बिना कांग्रेस को पूछे हुए। बात समझ में आई आपको? कांग्रेस इसीलिए नाराज हो गई, और कांग्रेस इसलिए जब नाराज हो गई तो कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। आजकल भी ऐसा ही होता है, नेता लोग कोई नाराज हो जाते हैं तो क्या करते हो, अपना रिजिग्नेशन भेज देते हैं। तो आप ये समझिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपसे कोई पूछता है कि कांग्रेस ने क्यों इस्तीफा दिया, क्यों रिजिग्नेशन दिया कांग्रेस गवर्नमेंट, तो आपको आंसर आएगा बिकॉज उनके बिना परमिशन के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस को क्या किया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्वमेंट कर दिया था। इतनी सी बात। आगे लिखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लिखिए, द इंक्लूजन ऑफ इंडियंस into the Second World War without the permission of Congress, cabinets led to the resignation of all Congress cabinets, all Congress cabinets, जितने भी मंत्रिमंडल थे उन सब ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा उन्होंने कब दिया? on 22nd October 1939. On 22nd October 1939, Congress cabinet of all provinces. On 22nd October 1939, Congress cabinet of all provinces resigned as an act of protest. अब रिजाइन क्यों किया? विरोध दिखाने के लिए, विरोध व्यक्त करने के लिए। रिजाइन क्यों किया? विरोध व्यक्त करने के लिए। अब जिन्ना का रिएक्शन क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना, लिखो मोहम्मद अली जिन्ना। अब मान लिया कोई आदमी एक अच्छी पोस्ट पर चला जाए, राइट, बाद में वो सस्पेंड हो जाए, तो किसको खुशी होगी? दुश्मनों को, एनिमी को। क्यों? तो फिर बड़ा मतलब जिन्ना, इसलिए मैं नाम लिखा है मोहम्मद अली जिन्ना। लिखेंगे बीइंग हैप्पी विद कांग्रेस कैबिनेट्स, मोहम्मद अली जिन्ना का हेडिंग डालेंगे, उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है? बीइंग हैप्पी विद कांग्रेस कैबिनेट्स, being happy with Congress cabinets, resignation. Jinnah called Indian Muslims to celebrate 22nd December 1939 as a day of
डे ऑफ डिलीवरेंस, डिलीवरेंस, DELI, V फॉर विक्ट्री, ERANCE, इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। इसको जिन्ना ने या लीड ने इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। अब भाई क्यों मनाया मुक्ति दिवस के रूप में, आप समझ सकते हैं इस बात, राइट? तो इस प्रकार से जो है उन्होंने ये, तो ये पूछा जाता है, आपसे ध्यान रखना है, आपसे ये पूछा जाएगा कि कांग्रेस ने रिजिग्नेशन क्यों दिया, उसके कारण लिखे होंगे ऑप्शंस में। तो आपको सही कॉज तो पता चल गया, तो वो कॉज देखना है कि वो सही कॉज क्या है, क्यों इस्तीफा दिया, ऐसा क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत कम चांसेस होते हैं यूपीएससी में बनने के, कितने स्टेट्स में सरकार बनी, कौन कौन से स्टेट में बनी, बट हाँ स्टेट के नाम तो ले सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बनने थोड़ा कम हो रहे हैं। लेकिन फिर भी आप स्टेट तो थोड़ा एक बार आइडिया रखना ही, आपको ध्यान में रखना है। फिर दूसरी बात आपसे ये पूछेगा, ये तो पूछ सकता है कि कांग्रेस की जो सरकार बनी है वो गठबंधन सरकार कहाँ बनी है, या कोलिशन गवर्नमेंट कहाँ बनी है, ऐसा पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। और उसके बाद फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि जो मुक्ति दिवस है, राइट, डे ऑफ डिलीवरेंस जो है, राइट, वो कब मनाया जाता है, या 22 दिसंबर 1939 किस लिए फेमस है। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है आपका मैंने ये टॉपिक खत्म किया है, और मैंने साथ साथ में जो मैं प्रश्न आपसे पूछने वाला था वो सारे प्रश्न मैंने साथ में ही आपको डिस्कस कर दिए हैं। तो जैसा कि आप लोग बड़े सिस्टमेटिक तरीके से इस चीज को, आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, राइट, अब सवाल यही उठता है कि आप जितने भी एमसीक्यूज करेंगे, एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप आइडिया लगाएंगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, राइट, और पूरा हिस्ट्री पढ़ने के बाद आप फिर मैं आपको इंटर रिलेटेड चीजों को करना बताऊंगा कि आप किस तरीके से इंटर रिलेट कर सकते हैं। जो चीजें हमने लिखी हैं इसी के बेस पर मेंस के क्वेश्चन कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट समझते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर आप लोग मंडे को तैयार रहिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एक अच्छा स्कोर देने के लिए, और फिर हम लोग सेक्शन में मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट। आपको कुछ किसी को क्वेरी हो तो मुझसे, ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। Thank you.